सुप्रभातम बच्चों। कल हमने पढ़ा था संधि का सामान्य परिचय और आज पढ़ेंगे हम अच संधि। अच संधि के कितने भेद हैं, अच संधि की क्या परिभाषा है, अच संधि के कितने भेद हो, उनके बारे में शुरुआत में हम करने जा रहे हैं अच संधि से। और अच संधि में बच्चों हम शुरुआत करेंगे अच संधि से। अच संधि में की परिभाषा है यदा द्वयोः स्वरयोः मेलनम जायते तत्मेलनम स्वर संधि अच संधि वा कथ्यते। जब दो स्वरों या दो स्वर वर्णों के मेल से होने वाले वर्ण विकार को स्वर संधि अथवा अच संधि कहा जाता है। स्वर संधि और अच संधि एक ही है, इसके कोई अलग अलग भेद नहीं है। अच संधि को ही हम स्वर संधि कहा जाता है, हम कह सकते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न हमारा कि अच संधि ही कति भेदाः सन्ति, अर्थात अच संधि के कितने भेद हैं। उत्तर है अच संधि ही अष्टभेदाः सन्ति, अर्थात अच संधि के 8 भेद हैं। वो भेद इस प्रकार से हैं। अच संधि ही अष्टभेदाः, पहला है यण संधि, पहला भेद यण संधि, दूसरा अयादि संधि, तीसरा गुण संधि, चौथा वृद्धि संधि, पांचवा सवर्ण दीर्घ संधि, छठा पूर्व रूप संधि, सातवां पररूप संधि और आठवां प्रकृति भाव संधि। इसकी अच संधि की हम शुरुआत करने जा रहे हैं और इसमें सर्वप्रथम पढ़ेंगे हम यण संधि। यण संधि किस तरह से होती है देखिए। सूत्र है इको यणचि, सूत्र है इको यणचि, अर्थात संहितायाः विषये अचि परे सति पूर्ववर्तिनः इक स्थाने यण स्यात्। संहिता कहेंगे हम दो वर्णों की समीपता को ही संहिता कहा जाता है। जिस वर्ण के अंत में जो समीप जो वर्ण है, उन दोनों वर्णों की समीपता को ही संहिता कहेंगे। तो अर्थात इसका सूत्र की वृत्ति का अर्थ हुआ संहिता के विषय में अच परे रहते, संहिता के विषय में अच परे रहते पूर्ववर्ती इक के स्थान पर यण आदेश होगा। जो पहले अच से पहले जो वर्ण है इक, उन इक वर्णों के स्थान पर यण आदेश होगा। इस डायग्राम से हम समझेंगे जो इक है ये, इस इक के स्थान, इस इक के बाद में अगर असवर्ण अच हो, असवर्ण का मतलब वो होता है उसके समान नहीं होना चाहिए, अर्थात इधर ई है तो इधर भी ई नहीं होना चाहिए। तो इक वर्णों के बाद में अगर असवर्ण अच है तो इक के स्थान पर यण आदेश होगा। तो हम देखते हैं कि इक में क्या है और यण में क्या है। तो इक वर्ण में आता है छोटा बड़ा ई, छोटा बड़ा ऊ, री और ली, और यण में आता है य, व, र, ल। ये 4 वर्ण यण में आते हैं। तो इक के स्थान पर यण आदेश होता है, असवर्ण अच परे रहते। तो इक के स्थान पर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा ई हो, इसके स्थान पर य होगा, उ के स्थान पर व होगा, री के स्थान पर र होगा, ली के स्थान पर ल होगा। तो इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं आगे। तो सर्वप्रथम ई वाले उदाहरण हम देखेंगे कि ई प्रथम पद के अंत में ई हो और बाद में असवर्ण अच हो तो ई के स्थान पर यह करेंगे। तो इसको उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं। सुधी धन उपास्य है, तो जो सुधी शब्द है इसके अंत में ई है और इधर जो ये पद है इसके शुरुआत में ऊ है, अर्थात असवर्ण अच है, अर्थात यहाँ सवर्ण अच नहीं है। इस कारण यहाँ पर अच संधि हुई है और अच संधि में भी कौन सी संधि होगी, यण संधि हुई है। और यण में तो ई के स्थान पर हम यह करेंगे
तो इसको मिलाकर लिखेंगे शुद्ध्युपास्य है। इसको विस्तृत रूप से हम देखेंगे तो सुधी धन उपास्य है, सुधी का ई और इधर उ, तो सुधी के ई के स्थान पर यह आदेश हम करेंगे। तो सुध, अगर ई के स्थान पर यह हो गया तो बचा क्या यहाँ पर, शुद्ध, ध हलंत, और ई के स्थान पर यह हो गया तो यह, तो सुध प्लस यह प्लस उपास्य है, तो इसको मिलाकर लिखेंगे तो बन जाएगा शुद्ध्युपास्य है। इसी तरह है प्रति प्लस एकम, प्रति में ई और इधर असवर्ण अच ए, तो ई के स्थान पर यह, इसको मिलाकर लिखेंगे तो प्रत्येकम। अगला उदाहरण देखेंगे इति प्लस अत्र, इति में ई और बाद में असवर्ण अच, तो इति का ई के स्थान पर यह और इसको मिलाकर लिखेंगे तो इत्यत्र, क्या बन जाएगा, इत्यत्र। फिर हम देखेंगे अगला उदाहरण अति धन उत्तम, तो अति में भी ई और असवर्ण अच परे रहने के कारण यहाँ ई के स्थान पर यह होगा और इसको मिलाकर लिखेंगे अत यह उत्तम, तो इसको मिलाकर लिखने से अत्युत्तम, क्या बन जाएगा, अत्युत्तम, अत्युत्तम है। अगला देखेंगे स्त्री धन उत्सव है, तो इस जो स्त्री में अंत में ई है और बाद में उत्सव के शुरुआत में उ है, असवर्ण उ, तो इस वजह से यहाँ पर ई के स्थान पर यह करना है और यह होने से इस तरह यह उत्सव है, स्त्री उत्सव है, स्त्री उत्सव है। अगला है उ, पहले पढ़ा हमने ई के स्थान पर यह होता है, तो उ के स्थान पर यहाँ पर वो वह होगा, असवर्ण अच परे रहते, तो उ के स्थान पर वह, इसका उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे मधु धन अरि, मधु के अंत में उ है और इधर असवर्ण अ है, तो उ के स्थान पर हम करेंगे वह, तो उ के स्थान पर वह हो गया तो यहाँ पर ध हलंत बच जाएगा, मैं ध धन व अ री, तो यहाँ पर मद प्लस व प्लस अरी, इसको मिलाकर लिखेंगे तो मध्वरी। सु प्लस आगतम, यहाँ पर भी शुरुआत के पद में सु जो फर्स्ट पद है इसमें उ है और इधर असवर्ण अच है, अर्थात असवर्ण का मतलब यहाँ उ को छोड़कर बाकी अन्य अच है, तो उ के स्थान पर वह करेंगे हम, तो उसको मिलाकर लिखने से बनेगा स्वागतम। अगला उदाहरण अनु प्लस अय, और अनु में उ के स्थान पर वह होगा तो अन्वय। गुरु धन आदेश है, इसी तरह गुरु के अंत में उ है और इधर असवर्ण अच है, तो उ के स्थान पर वह हो जाएगा, तो गुर वह धन आदेश है, तो मिलाकर लिखेंगे तो गुरुआदेश है, गुरुआदेश है। अगला है वधु धन आगम है, वधु के अंत में उ है और इधर असवर्ण अच है, उ के स्थान पर वह होगा तो मध्वागम है, वध्वागम है, वधु धन आगम है, तो इससे बनेगा वध्वागम है। अनु प्लस आगच्छति, उ के स्थान पर वह होगा तो यहाँ पर बन जाएगा अन्वागच्छति। इसी तरह साधु धन इति, तो धू में उ के स्थान पर वह तो साध्वीति। इसी तरह री, अगला है री के स्थान पर हम करेंगे रह, असवर्ण अच परे रहते। उदाहरण से देखेंगे धात्री धन अंश है, धात्री में री है, त्रि में क्या है री, और री को करना है रह, तो धात धन रह धन अंश है, तो बन जाएगा धात्रंश है। अगला उदाहरण है मातृ प्लस आदेश है, री के स्थान पर रह करेंगे तो मात्रादेश है, बन जाएगा मात्रादेश है। मातृ प्लस आज्ञा, इसी प्रकार मातृ के अंत में री के स्थान पर रह करेंगे, मिलाकर लिखेंगे मात्राज्ञा। अगला उदाहरण है मातृ प्लस अनुमति, तो री के स्थान पर र, तो बना के लिखेंगे, इसको मिलाएंगे तो हो जाएगा मात्रानुमति। और अगला है पितृ प्लस आकृति, री के स्थान पर रह होगा यहाँ पर भी, तो यहाँ पर बन जाएगा पित्राकृति,
और अगला है लृ। लृ के स्थान पर लय करना होता है, तो लृ के स्थान पर लय हो जाएगा। इसको अश्रवण अच परे रहते, इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। लृ प्लस आकृति, लृ के स्थान पर लय, तो लय धन आकृति ही मिलाकर लिखेंगे तो लाकृति ही। लृ प्लस आकृति, इसका हो जाएगा लाकृति। लृ प्लस अनुबंध है, लृ को लय लिखना है, लय में अ आकर मिल जाएगा, इस तरह से बन जाएगा लनुबंध है। ये हो गए हमारे अयादि संधि।